भारत की प्रमुख लिपियाँ तथा उनका परिचय। प्रमुख लिपियाँ में सिंधु लिपि, ब्राह्मी लिपि, तिलगिरी लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि, शारदा लिपि, गुरुमुखी लिपि, कलिंग लिपि, गुजराती लिपि, ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपि, मोडी लिपि और बंगला लिपि। तो आइए शुरू करते हैं सिंधु लिपि से। भारत की अति प्राचीन लिपि अब तक न पढ़े जाने के कारण यह लिपि विद्वानों के लिए रहस्य का विषय बनी हुई है। ठीक है, सिंधु लिपि से संबंधित अभी तक कोई ऐसा लेख प्राप्त नहीं हुआ जिसमें 20 से अधिक संकेत हो। सेलखड़ी, मिट्टी तथा हाथी दांत से निर्मित मुहरों पर इन लिपि संकेतों के साथ उत्कीर्ण पशु पक्षियों की आकृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती है और दूसरी ओर बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। कुछ विद्वानों ने इसे चित्रलिपि माना जाता है। ठीक है, अवेशनकर्ता सुधांशु कुमार राय के मतानुसार सिंधु लिपि में आद्य संस्कृत के दर्शन होते हैं तथा यह लिपि आजकल की देवनागरी लिपि जैसी है। धोलावीरा में इस लिपि के काफ़ी बड़े बड़े अक्षर मिलते हैं। यह लगभग 4000 वर्ष पुरानी लिपि है। कौन सी लिपि? तो सिंधु लिपि जो है 4000 वर्ष पुरानी लिपि है। अब बात करते हैं ब्राह्मी लिपि। प्राचीन भारतीय लिपियों में ब्राह्मी लिपि का स्थान सर्वश्रेष्ठ रहा है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका संबंध किसी विदेशी लिपि से है, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार इसका उद्भव और विकास भारत में हुआ। अशोक ने अपने लेखों की लिपि को धर्म लिपि का नाम दिया। इस लिपि को आज ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार ब्रह्मा इस लिपि के जन्मदाता है। चीनी बौद्ध विशेष कोश के अनुसार इस लिपि के जन्मदाता ब्रह्मा नामक आचार्य हैं। चीनी बौद्ध विश्वकोश में उल्लेख लिखने की कला को शोध 3 दैवी शक्ति वाले आचार्यों ने किया है। उनमें सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा है, जिनकी लिपि बाईं से दाहिनी ओर पढ़ी जाती है। यह धारणा अधिक प्रचलित है कि सिंधु लिपि से ही ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है। इस लिपि के उपलब्ध लेखों में लगभग 1000 वर्षों का अंतर है। इस लिपि में मूला अक्षर के साथ स्वरों की मात्राओं का रूप देखने को मिलता है, साथ ही संयुक्त अक्षर भी देखने को मिलते हैं। तिगलिरी लिपि। तिगरी लिपि तुलु लिपि एक दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है, जिनका उपयोग तुलु, कन्नड़ और संस्कृत भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग मुख्यतः वैदिक ग्रंथों को संस्कृत में लिखने के लिए किया जाता था। यह ग्रंथ लिपि से विकसित हुआ है। इसमें कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में तिलगिरी लिपि कहा जाता है और तुलु बोलने वाले इस तुलु लिपि कहते हैं। यह मलयालम लिपि के साथ उच्च समानता रखती है, जो ग्रंथ लिपि से भी विकसित हुई है। यहाँ कुलशेखर के श्री वीर नारायण मंदिर में एक पत्थर के शिलालेख में पाए गए इस लिपि के उपयोग का सबसे पुराना रिकॉर्ड पूरी तिगलारी तुलु लिपि और तुलु भाषा में है। यह 1159 ईस्वी 1159 ईस्वी सन 15वीं शताब्दी के तुलु के विभिन्न शिलालेख तिगलारी लिपि में है। 17वीं शताब्दी के श्री भगवतो और कावेरी नामक 2 तुलु महाकाव्य भी एक ही लिपि में लिखे गए थे। इनका उपयोग तुलु भाषी ब्राह्मणों जैसे शिववल्ली ब्राह्मणों और कन्नड़ भाषी ब्राह्मणों और कोटा ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों और अन्य सांस्कृतिक धार्मिक ग्रंथों को लिखने के लिए किया जाता था। खरोष्टी लिपि। खरोष्टी बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में जिन 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है, उनमें पहले नंबर पर ब्राह्मी तथा दूसरे नंबर पर खरोष्टी का उल्लेख है। भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर ईरानियों का अधिकार हो जाने से वहाँ ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में आर्मेय लिपि के आधार पर एक नवीन लिपि खरोष्टी का निर्माण हुआ। खरोष्टी का शाब्दिक अर्थ है गधे की ओठ वाली। इस लिपि के लेखों की भाषा प्राकृत है, वर्णमाला सरल है। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। इस लिपि में संयुक्त अक्षर बहुत कम प्राप्त होते हैं। दीर्घ स्वरों के लिए चिन्ह न बनाए जाने के कारण यह लिपि अपूर्ण जान पड़ती है, किंतु सरल लिपि होने के कारण इसे आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अशोक के मानसेहरा के शिलालेख इसी खरोष्टी लिपि में ही है। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के बाद पश्चिमोत्तर
उत्तर प्रदेश पर यूनानियों का शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने अपने सिक्कों पर इस लिपि का प्रयोग किया। यूनानियों के बाद शक, क्षत्रप, पल्लव, कुषाण आदि राजाओं ने भी इस लिपि का प्रयोग किया। इस लिपि के अधिकतर लेख प्राचीन गांधार देश से प्राप्त हुए। सामान्यतः ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ईसा की 4ठी शताब्दी तक खरोष्ठी लिपि का व्यवहार हुआ, 3री से 4थी। अब बात करेंगे कुटिल लिपि के बारे में। तो 6ठी से 9वीं शताब्दी तक लगभग सारे उत्तरी भारतवर्ष की लिपि गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप है। इस लिपि के अक्षरों के सिर बहुधा ऐसे ठोस त्रिकोण चिन्ह होते हैं, परंतु कभी कभी छोटी सी आड़ी लकीर से भी बनाए जाते हैं। इस हस्तलिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अंत में पूरी वर्णमाला दी गई है और इसे देखने से पता चलता है कि इस लिपि में बहुत से अक्षर नागरी लिपि के अक्षर से मिलने लगे हैं। पूरा लिपि विद्व इसे न्यून कोणीय लिपि के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि इस लिपि के अक्षरों की खड़ी रेखाओं के नीचे न्यून कोण बनते हैं और इस लिपि को सिद्ध मातृका लिपि भी कहते हैं। सिद्ध मातृका लिपि किसे कहते हैं? तो पूरा लिपविद जो कि कुटिल लिपि है उनको बोलते हैं। कुटिल लिपि को हम लोग बोलते हैं सिद्ध मातृका लिपि। अब हम लोग बात करने वाले हैं नागरी लिपि, देवनागरी, जिसमें हम लोग हिंदी लिखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग लिपि है। गुप्त और कुटिल लिपियों से 8वीं शताब्दी में नागरी या देवनागरी लिपि का विकास देखने को मिलता है। इस लिपि की प्रमुख विशेषता यह है कि इनके अक्षरों के सिरों पर रेखाएं उतनी लंबी हैं जितने कि इसके अक्षरों की चौड़ाई है। एक मत के अनुसार गुजरात के नांगर ब्राह्मणों द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया, इसी कारण इसका नाम नागरी पड़ा। दक्षिण के विजयनगर राजाओं ने दान पत्र में लिपि को नंदी नागरी का नाम दिया है। नागरी या देवनागरी शब्द उत्तरी भारत में 8वीं शताब्दी से आज तक लिखे गए प्रायः सभी लेखों की लिपि शैलियों के लिए प्रयुक्त होता है। इसी लिपि का कालांतर में ग्रंथ लिपि नाम पड़ गया है। ग्रंथ लिपि। अब हम लोग बात करने वाले हैं शारदा लिपि के बारे में। शारदा लिपि, शारदा कश्मीर की आराध्या देवी हैं। चूँकि कश्मीर में इसी लिपि का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इस लिपि को शारदा लिपि के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का जन्म सिद्ध मातृका लिपि से हुआ है। ईसा की 10वीं शताब्दी से कश्मीर के साथ ही उत्तर पूर्वी पंजाब में इस लिपि का व्यवहार देखने को मिलता है। इसके प्राचीनतम लेख 8वीं शताब्दी से मिलते हैं। अब बात करेंगे गुरुमुखी लिपि के बारे में। यह सिखों की लिपि है। लिपि का धार्मिक साहित्य और इस लिपि में प्राप्त होता है। लगभग संपूर्ण पंजाब प्रांत में इस लिपि का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें पंजाबी भाषा की अनेक पुस्तकें एवं पत्रिकाएं जो भी है प्रकाशित की गई हैं, वर्तमान में भी उपलब्ध है। कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि। पंजाबी लैंग्वेज जिसमें लिखा जाता है उसको हम लोग गुरुमुखी लिपि बोलते हैं। अब बात करते हैं कलिंग लिपि। कलिंग प्रदेश में 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जिस लिपि का प्रयोग हुआ, पुरातत्वविदों ने उसे कलिंग लिपि का नाम दिया। कलिंग राज्य के दान पात्र में गंगवंशी राजाओं ने इस लिपि का प्रयोग किया था। इस लिपि में 3 शैलियाँ देखने को मिलती है। आरंभिक लेखों में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण प्रभाव देखने को मिलता है। अक्षरों के सिरे वर्गाकार हैं। आरंभिक अक्षर समकोणीय दिखाई देते हैं, किंतु बाद में कन्नड़ तेलुगु लिपि के प्रभाव के अंतर्गत अक्षर गोलकार दिखाई देते। जैसे कि धीरे धीरे वो उसका जो था वो समकोणीय था, लेकिन बाद में क्या हो गया कि गोलकार जैसा होने लगा। अब हम बात करने वाले हैं गुजराती लिपि। इस लिपि का जन्म नागरी लिपि से हुआ है। गुजरात प्रांत में व्यवहार में लाई जाने वाली इस लिपि के सिरों पर रेखाएं दिखाई देती थी, किंतु बाद में इस लिपि के सिरों पर रेखाएं दिखाई नहीं देती। जैसे कि देवनागरी लिपि में सिरों पर रेखाएं दिए था न सिरों रेखाएं, तो गुजराती लिपि में भी स्टार्टिंग में था, फिर बाद में नहीं था। अब बात करते हैं ग्रंथ लिपि के बारे में। तमिलनाडु के आरकाट, सलेम, त्रिचापल्ली, मदुरई, तिन्नेवली तथा पुराने त्रावणकोर राज्य में 7वीं शताब्दी से इस लिपि का व्यवहार होता रहा है। दक्षिण के पांड्य, पल्लव तथा चोल राजाओं ने अपने अभिलेखों में इस लिपि का प्रयोग किया। इस लिपि को पल्लव ग्रंथ लिपि का नाम दिया गया है।
राज सिंह का कैलाशनाथ मंदिर की शिलालेख 7वीं शताब्दी की पल्लव लिपि ग्रंथ का अद्वितीय उदाहरण है। मलयालम लिपि, अनेक विद्वानों का मत है कि इस लिपि का जन्म ग्रंथ लिपि से हुआ है और इस लिपि में ग्रंथ लिपि का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तेलुगु कन्नड़ लिपि, दोनों लिपियों में काफी समानता दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों लिपियों का उद्गम एक साथ हुआ है। इन लिपियों का प्रयोग दक्षिण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों तथा मद्रास में होता है। इस लिपि का आद्य स्वरूप आरंभिक चालुक्य अभिलेखों में देखने को मिलता है। इसके बाद कन्नड़ और तेलुगु लिपियों का अलग अलग स्वतंत्र विकास हुआ है। मोडी लिपि, कुछ विद्वानों के विचारानुसार यादव राजाओं के मंत्री हेमाद्रि ने इस लिपि का निर्माण किया था। इस लिपि को अति शीघ्रता से लिखा जाता है, जिसमें लिपि के अक्षरों में तोड़ मरोड़ आ जाती है। इसलिए पुरालिपि शास्त्रियों ने इस लिपि को मोडी लिपि का नाम दिया। शिवाजी और पेशवाओं के शासनकाल में इस लिपि का खूब प्रयोग किया गया था। बांग्ला लिपि, बांग्ला और असमिया लिपि में बहुत अधिक समानता है। इन दोनों लिपियों का विकास एक साथ हुआ था। पूर्वी भारत में 11वीं शताब्दी के लेखों में पहली बार बांग्ला लिपि की झलकी देखने को मिलती है। 8वीं शताब्दी में गौंड बंगाल देश में पाल राजाओं का शासन प्रारंभ हुआ। 12वीं शताब्दी के लेखों में हमें पहली बार बांग्ला लिपि अपनी स्वतंत्र भाषाओं को ग्रहण करती हुई दिखाई देती है। निष्कर्ष, उपयुक्त वर्णित लिपियों ने जहां एक और विश्व के कई देशों के लिए मार्गदर्शन का कार्य किया, वहीं अनेक लिपियां ऐसी भी हैं जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। कई भारतीय लिपियां प्राचीन होने के कारण भाषाविदों के लिए आज तक चुनौती बनी हुई है। कई लिपियां प्राचीन होने के कारण आज तक भाषाविदों के लिए चुनौती बनी हुई है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले इकाई में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2। हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 2 का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा, अर्थ एवं विभिन्न भाषाएँ। तो अगले चैप्टर को देखने के लिए थैंक यू सो मच।